हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आपका स्वागत है। वेलकम टू दी सेकेंड लेक्चर ऑन दी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। राइट, इससे पहले हमने ऑलरेडी देख लिया था कि कंपनी रूल के अंदर कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था, क्या क्या एलिमेंट्स आए थे, क्या क्या एक्ट्स आए थे, उनके क्या क्या फीचर्स थे और साथ ही साथ उनका क्या क्या इम्प्लीकेशंस था। अब हम देखेंगे अंडर क्राउन रूल 1858 से 1947 के बीच में अंडर क्राउन रूल क्या क्या बेसिकली एक्ट्स आए थे। अगेन यहाँ पर भी इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, क्योंकि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आए हैं, यहीं में किसी ना किसी एक्ट से रिलेटेड ही आए हैं। ओके, जितने भी क्वेश्चन ज्यादातर प्रिलिम्स में आए, मोस्ट ऑफ देम हैव केम फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ इनमें से ही किसी एक्ट में ड्यूरिंग द क्राउन रूल, इनमें से ही किसी एक्ट के प्रोविजंस को लेके क्वेश्चन आए हैं प्रिलिम्स में आपके। ओके, सो अगेन इसमें आपको क्या देखना है, व्हाट आर दी की एक्ट्स और उनके क्या देखना है, उनके रिगार्डिंग उनके फीचर्स क्या हैं, उनके फीचर्स वन और उन फीचर्स का इम्प्लीकेशन क्या है। ओके, ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा। एंड अगेन कुछ फीचर्स हैं उनमें, जैसे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ की टर्म्स हैं, जैसे डायरकी हो गया या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गया या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो गया। तो ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स, व्हाट डज दीज टर्म्स मीन्स। ओके, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको प्रिलिम्स में आए, सो यू कैन हैंडल दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, एंड अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज डाउट फॉर्म है, आप उसको फिल करिए। ओके, एंड उसमें जो भी आपको डाउट हो प्लीज फिल करिए, वी विल ट्राई टू एड्रेस इट ऑन संडे। साथ ही साथ ऑल्सो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डू ज्वाइन इट, वहां पर आपको सारे रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगी, पीपीटी मिल जाएंगी। ओके, एंड ऑल्सो प्लीज डू देयर इज अ गूगल फॉर्म फॉर गिविंग रेटिंग फॉर दिस लेक्चर एंड एज वेल एज आपके फीडबैक। सो प्लीज डू दैट, दैट वुड ऑल्सो हेल्प अस टू improve दिस लेक्चर्स। वो हमें इन लेक्चर्स को और बेटर बनाने में हेल्प करेगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, एंड यू ऑल नो ये एक्ट कब आया था। दिस एक्ट केम आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। ओके, एंड आफ्टर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इट रियलाइज्ड दैट ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अच्छे से इंडिया को गवर्न नहीं कर पा रही। ओके, और अब हमें अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न कर रही थी। ओके, एंड ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपना कंट्रोल कर रखा था थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेनली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न कर रही थी जो इंडिया को, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको कंट्रोल या रेगुलेट कर रही थी। बट आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 the British government realized that ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर प्रॉपरली हम गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, और जो हमारे इंडिया में इंटरेस्ट हैं दोज आर इन थ्रेट, मतलब उनको थ्रेट है। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हाट डिड दे डू, दे रिमूव द कंपनी। तो कंपनी को हटा दिया और एक पूरा न्यू सिस्टम लाए। ओके, दे रिमूव द कंपनी और एक न्यू सिस्टम लाए इन प्लेस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सो लेट्स सी वो न्यू सिस्टम क्या था, हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबॉलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पावर्स थे गवर्नमेंट को लेके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेके, इंडियन टेरिटरीज पे ब्रिटिश पोजेशंस जो इंडिया में थे उनको लेके, और रेवेन्यूज को लेके, वो सब किसको ट्रांसफर कर दिया, ब्रिटिश क्राउन को। ओके, तो पूरे तरीके से इन फुल वे द इंडिया इज नाउ अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको अब डेजिग्नेट कर दिया वाइसरॉय। सो बेसिकली इस डेजिग्नेशन चेंज का इम्प्लीकेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, ये नाम क्यों चेंज किया। तो बेसिकली ये नाम चेंज करने का सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम वाइसरॉय बोलते हैं, इट मींस डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। ओके, और यहां पर क्या था, गवर्नर जनरल ही वाज अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर था गवर्नर जनरल। ओके, बट यहां अब जो पर्सन वाइसरॉय है, ही इज डायरेक्टली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। ओके, एंड हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, सबसे पहला वाइसरॉय कौन था इंडिया का, प्लीज लॉर्ड कैनिंग। प्लीज रिमेंबर दिस,
हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। ओके, नेक्स्ट आपका है इट ऑल्सो अबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ऑब्वियसली वो जो ओल्ड सिस्टम था, इट अबॉलिश दैट ओल्ड सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट और न्यू सिस्टम लाया उसकी जगह। द न्यू सिस्टम वाज दैट नाउ देयर विल बी अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। देयर विल बी अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन गवर्नमेंट, इट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। ओके, इट इज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड इट गवर्नड इंडिया थ्रू गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय। ओके, थ्रू गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय के थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्न करता था इंडिया को। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, तो प्लीज हाईलाइट दिस दैट जैसे क्या सिस्टम हो गया था, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट है, फिर कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे कौन आ गया? आपका गवर्नर जनरल। ओके, और गवर्नर जनरल के पूरे कंट्रोल में है जो है इंडिया। ओके, इंडिया का जो ब्रिटिश इंडिया का पूरा कंट्रोल है, ब्रिटिश इंडिया का वो पूरा कंट्रोल किसके अंडर है? गवर्नर जनरल के अंडर। ओके, और इससे पहले क्या था? इससे पहले इंस्टेड ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारे पास क्या सिस्टम था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। ओके, ऑल्सो टू हेल्प सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, बट दिस काउंसिल वाज ओनली एडवाइजरी। ये काउंसिल सिर्फ एडवाइस दे सकती थी। ओके, जो अल्टीमेटली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो इनके एडवाइस सुनने के बाद वो अपना डिसीजन लेता था। ओके, ऐसा नहीं है कि ये एडवाइस दे दी और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को माननी पड़ेगी। ओके, सो दिस काउंसिल 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया, इट वाज ओनली एडवाइजरी। नेक्स्ट अब आप देखेंगे इसके बाद मेजर एक चेंज आया और इसके बाद कई एक्ट्स आए ब्रॉडली। इसके बाद सब्सिक्वेंट एक्ट्स क्या है? 3 काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट्स आए, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट्स या इंडिया काउंसिल एक्ट, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट्स। ओके, और दो आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स। ओके, सो ये जो 5 एक्ट्स हैं टोटल, जो 5 एक्ट्स हैं, इसमें कुछ ट्रेंड्स ऑब्जर्वेबल थे कि इसमें कुछ चीजें आप देख सकते हो कि जो हर एक्ट में एक चीज हो, कुछ एक ट्रेंड हो रहा है। ओके, समथिंग इज देयर विच इज कंटिन्यूइंग इन ईच एक्ट। ओके, कुछ ऐसी चीज है जो हम हर एक्ट में रिफ्लेक्ट होते हुए देख सकते हैं। पहला सबसे बड़ा ट्रेंड था रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। मतलब देखिए, जो इंस्टीट्यूशन कौन से प्राइमरीली सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन सा था? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्रेजेंटेटिव बनाने का मतलब कि इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन, किनका? इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन। तो आप देखेंगे सब्सिक्वेंटली आगे हर एक्ट में, इन ईच एक्ट, इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाते गए। ओके, दूसरा है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, सो अगेन ये टर्म आपको समझना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब, सी गवर्नमेंट मतलब देखिए, एक स्टेट होता है तो उसके 3 आर्म्स होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है जुडिशियल। ओके, सो देखिए, जो एग्जीक्यूटिव है इट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट। एंड नॉर्मली अब देखते हैं, नॉर्मली ब्रिटिश टाइम्स में क्या था कि जो हमने जो काउंसिल्स बनाई थी, ओके, जो काउंसिल आपने देखा होगा, जो मैंने पहले बताया आपको, मिनी पार्लियामेंट। सो गवर्नमेंट किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। गवर्नमेंट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दोज काउंसिल्स, गवर्नमेंट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दी काउंसिल्स, टू दी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ओके, सो वही है, जब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं, इट मीन्स दैट गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू whom? Should be responsible to legislative councils. Okay, so government was increasingly being made responsible to legislative council. और गवर्नमेंट का मतलब क्या था यहाँ पर? एग्जीक्यूटिव। सो एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल इन गवर्नर जनरल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इनको रिस्पॉन्सिबल या आंसरेबल बनाया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। कैसे? लेजिस्लेटिव काउंसिल को और मोर एंड मोर पावर्स दी जा रही थी कि जैसे वो बजट डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, सो ऑन सो फोर्थ। बट अगेन अगर ओवरऑल देखा जाए तो एंड तक कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल को हमेशा कुछ ऐसी पावर्स थी या गवर्नर्स को ऐसी पावर्स थी कि वो इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को ओवरराइड कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड था डिसेंट्रलाइजेशन का।
सो आपने देखा होगा 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके अंदर क्या कर दिया गया था, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। कैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसके पास टोटल कंट्रोल था ऑल ओवर द इंडिया, ओके, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। प्लस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी बाय 1833 एक्ट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, इफ यू रिमेंबर, बाय चार्टर Act of 1833, if you remember, the provincial governments were deprived of their legislative powers. Deprived of legislative powers. Okay, provincial governments को legislative powers उनसे ले ली गई थी, उनको legislative powers अब नहीं थी, right? So इसमें ये देखा गया है कि again decentralization. So decentralization मतलब अब जो पावर्स वापस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ले ली गई थी वो वापस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दी जाई थी, इनफैक्ट उससे ज्यादा पावर्स दी गई थी। अल्टीमेटली आप आगे जाके देखोगे कि अल्टीमेटली कहां डिसेंट्रलाइज करते करते हम कहां पहुंच गए, वी रीच्ड द स्टेट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ओके, अगेन ये आगे आएगा, वहां आप समझेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या है, बट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मींस दैट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को अब सिग्निफिकेंट पावर्स दे दी गई थी कि वो अपने स्फीयर में they are independent in their, almost independent in their sphere to carry out their activities and to make laws. ऑल्सो आप देखेंगे यस कि एक फेडरल सेटअप की तरफ मूव हो रहा था। फेडरल सेटअप आप समझते हैं, फेडरल सेटअप मतलब अगेन जब आगे हम सेलियंट फीचर्स पढ़ेंगे वहां भी फेडरेशन का मतलब पढ़ेंगे, बट यहां आप समझ लिए फेडरल सेटअप मतलब कि 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगी, 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो ईच गवर्नमेंट है गवर्नमेंट की पावर्स क्लियरली डिफाइंड होगी, पावर्स एंड फंक्शंस विल बी क्लियरली डिफाइंड अंडर अ एक्ट। ओके, ऐसा नहीं है कि एक हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को पावर्स डिवॉल्व कर रही है या दे रही है, नो, क्लियरली डिफाइंड होगी एक्ट में दोनों लेवल्स की गवर्नमेंट की पावर्स। ओके, एंड न्यू सिस्टम्स, सो नए नए सिस्टम्स लाए गए दैट यू विल रीड लाइक डायरकी, एक जैसे मैंने आपको बताया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऐसी पोर्टफोलियो सिस्टम, ओके, इस टाइप के नए वो लाए गए। जस्ट अ सेकेंड, तो न्यू सिस्टम्स लाए गए। अगेन अगर मैं बात करूं आपके प्रीलिम्स में, तो देखिए प्रीलिम्स में एक तो फीचर्स क्या है उन पे क्वेश्चन आता है, और एक और पूछा जाता है कि इन विच एक्ट, कि कोई फीचर पूछा जाता है तो ये किस एक्ट में है, इन विच एक्ट अ फीचर इज बीन मेंशन्ड। ओके, या ऐसे पूछ लेंगे कि पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम कौन से एक्ट में लाए, डायरकी कौन से एक्ट में लाए, या डायरकी का मतलब क्या है, ओके, या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस एक्ट में लाए। सो प्लीज इसी हिसाब से आपको पढ़ना है, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कीप इन माइंड कि किस एक्ट में क्या फीचर लाया गया है। ओके, इफ यू गो बैक और प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा क्वेश्चंस में यही है कि इस एक्ट के या तो क्या फीचर्स है या ये फीचर किस एक्ट में लाया गया है। ओके, सो सबसे पहले आते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगेन देखिए, अगर आप यहां पर अगर आप बेसिक कॉमन सेंस या सोचें कि कौन सी काउंसिल्स, विच काउंसिल्स, ओके, कौन सी काउंसिल्स की बात कर रहे हैं हम यहां पर बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं। ओके, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी काउंसिल कब बनी थी, 1853 में, अगर आपको याद है मैंने बताया था मिनी पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट, ओके, मिनी पार्लियामेंट, और क्या था, 6 मेंबर्स जो है ऐड किए गए थे, 6 मेंबर्स वर एडेड टू legislative council. Okay, 6 members were added to the governor general's council for legislation. सिर्फ legislation के पर्पस के लिए 6 मेंबर ऐड किए गए थे, बट अगेन इन रियलिटी उनके पास कोई इतनी पावर्स नहीं थी, ना कि वो इतना एक्चुअल जो खुद से कोई लेजिस्लेशन करते थे। ओके, वो मियरली रबर स्टैम्प थे, बट यस अंडर द एक्ट एट दैट टाइम 6 मेंबर्स स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन अंडर 1853 चार्टर एक्ट ऑफ 1853 गवर्नर जनरल की काउंसिल में ऐड किए गए थे। ओके, और ये जो 6 मेंबर्स करेक्टिवली दे वर कॉल्ड एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, इनको करेक्टिवली कहा गया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए थी, ऐसी ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए भी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो गवर्नर के काउंसिल थी उसमें लेजिस्लेशन के लिए मेंबर्स ऐड किए गए। ओके, तो
इन दोस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या शुरुआत की गई, दैट इंडियंस वर नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय। तो अब देखिए मैंने पहला ट्रेंड क्या बोला था, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब इंडियंस का एसोसिएशन, इंडियंस को लाना। सो कैसे लाया गया इंडियंस को, एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। सी अगर यहां पर आप पूछे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स क्या होते हैं, सो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आर दोज मेंबर्स हु आर नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ओके, जो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। ऐसे ही होते हैं ऑफिशियल मेंबर्स जो गवर्नमेंट के पार्ट है। और एट दैट टाइम देखिए उस टाइम पे ना कोई इलेक्शन नहीं होता था, कुछ नहीं होता, सिर्फ वाइसरॉय अपनी मर्जी से जिसको नॉमिनेट करना चाहे उसको नॉमिनेट करता था। ओके, सो इसी तरीके से तो वाइसरॉय मोस्टली ऑफिशियल मेंबर्स में से भी नॉमिनेट करता था। बट अब 1861 काउंसिल एक्ट में प्रोविजन किया गया कि वाइसरॉय शुड नॉमिनेट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ओके, इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो वाइसरॉय को अपनी जो 6 मेंबर्स थे उनमें से 3 मेंबर्स विल बी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ओके, और वो कौन थे 3, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनाकर राव। तो ये 3 मेंबर्स थे, इनको नॉमिनेट किया वाइसरॉय ने इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ओके, सो दिस वाज बिगनिंग कि हम इंडियंस को एसोसिएट करना शुरू किया। ओके, नेक्स्ट इट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब वापस पावर्स देना। जो पावर्स बॉम्बे और मद्रास से ली गई थी वो पावर्स अब वापस बॉम्बे और मद्रास को जो लेजिस्लेशन की पावर से वापस दे दी जाए। ओके, सो पावर ऑफ लेजिस्लेशन दैट वाज टेकन अवे फ्रॉम बॉम्बे एंड मद्रास in the Charter Act of 1833 was given back to the presidencies of Bombay and Madras under the Indian Council Act of 1861. Okay, please remember this, right? और साथ ही साथ at provinces new legislative councils create की गई for Bengal, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब। जैसे हमने सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की गई, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब के लिए भी क्रिएट की। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड प्लीज रिमेंबर पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ऑलरेडी ये पोर्टफोलियो सिस्टम जो है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859, बट इसको लीगल रिकॉग्निशन दिया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। So Indian Council Act 1861 gave legal recognition to portfolio system that was introduced by Lord Canning in 1859. So Lord Canning ने 1859 में जो पोर्टफोलियो सिस्टम लाए थे उसको लीगल रिकॉग्निशन दी गई थी थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट। ओके, अगेन अब आपको अगली चीज जो अंडरस्टैंड करनी है कि पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज पोर्टफोलियो सिस्टम। सो पोर्टफोलियो सिस्टम बेसिकली ये है कि मान लीजिए जो आपका गवर्नर जनरल है या वाइसरॉय है और उसकी काउंसिल है और उसकी काउंसिल में अलग अलग मेंबर्स है। ओके, तो बिफोर पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता था कि कोई भी डिसीजन लेना है किसी भी चीज पे तो हर मेंबर अपना सब डिस्कस करके एक साथ मिल के लेते थे। ओके, बट अब क्या देखा गया कि जैसे जैसे फंक्शंस बढ़ रहे थे गवर्नमेंट के, सारे डिसीजंस हर कोई एक साथ नहीं ले सकता था। ओके, कि वाइसरॉय और काउंसिल मिल के सारे डिसीजंस ले, ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस लेने थे। तो क्या किया गया, जो काउंसिल है उसमें हर किसी को एक फंक्शनल एरिया, उसको हर किसी को एक एरिया दे दिया गया। ओके, कि ये एरिया तुम्हारा है। जैसे आज आपके कोई एजुकेशन का मिनिस्टर हो गया, कोई हेल्थ का मिनिस्टर हो गया, वैसे ही उस वक्त ऐसे डिफरेंट फंक्शंस थे। वो फंक्शन डिफरेंट वाइसरॉय के काउंसिल मेंबर्स को, हर मेंबर को एक फंक्शन दे दिया गया। ओके, और उस मेंबर को उस फंक्शन के लिए या उस चीज के लिए फाइनल डिसीजन लेने की अथॉरिटी दे दी गई। सो दैट अंडर पोर्टफोलियो सिस्टम a member of the council of viceroy was given an area of function, and under that area of function that member had the authority to take the final decision. That was the portfolio system. Okay, I hope it is clear. Next, ordinance making power. Again please remember, जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, तो कहीं ना कहीं उसका ओरिजिनेशन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। ओके, सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वाज गिवन टू वाइसरॉय। ऑलराइट, तो वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, एंड यू मस्ट नो ऑर्डिनेंस क्या होता है। एक इमरजेंसी प्रोविजन होता है कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और हमारा लेजिस्लेचर जब एक जो काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो नहीं है
it is not in session. At that time, Viceroy can on his own make a legislation. Okay. नेक्स्ट जो अब जहां तक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आप देख सकते हैं, ये तो सारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए भी सिमिलर प्रोविजंस है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसको दिया गया, वहां गवर्नर को। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। और जो है इंडियंस वर नॉमिनेटेड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, बट डिस्पाइट ऑल दिस जो काउंसिल्स थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, दे हैड वेरियस लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशंस थी कि कई जो एक्ट्स हैं, ओके, मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए, बट कई एरियाज में उनको लेजिस्लेट करने से पहले दे नीडेड प्रायर सैंक्शन ऑफ वाइसरॉय। ओके, सिमिलरली प्रोविंसेस में दे नीडेड प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नर। ओके, तो देयर वाज नीड फॉर प्रायर सैंक्शन ऑफ वाइसरॉय बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनी लेजिस्लेशन इन दीज लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, दूसरा लिमिटेशन क्या था कि वाइसरॉय के पास वीटो पावर थी। तो मान लीजिए एक लॉ अगर जो सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके सारे मेंबर्स भी फुल मेजोरिटी के साथ पास करते हैं, बट अगेन वाइसरॉय को अगर वो पसंद नहीं आए तो वाइसरॉय कैन वीटो इट, वाइसरॉय कैन रिजेक्ट दैट लॉ। ओके, एंड ऑल्सो फंक्शंस जो थे काफी कन्फाइंड थे, फंक्शंस एंड पावर्स बहुत ही लिमिटेड थी इन काउंसिल्स की। ओके, सो दीज वर दी लिमिटेशंस। ओके, फिर आपका नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ओके, तो अंडर दिस एक्ट सबसे पहला क्या किया गया, अगेन मोर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, तो मेकिंग द इंस्टीट्यूशंस मोर रिप्रेजेंटेटिव और मतलब इंक्लूजन ऑफ इंडियंस। तो इंडियंस मोस्टली एज नॉन ऑफिशियल इंक्लूड किए जाते थे इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, एंड ऑल्सो दोनों में बट स्टिल अगर मान लीजिए 10 मेंबर हैं तो 10 में से 8 या 10 में से 7 फिर भी अभी भी, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, ओके, इट इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर, सो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो मान लीजिए किसी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में 10 मेंबर्स हैं, तो 10 में से 7 मेंबर्स ऑफिशियल होंगे और बस 3 मेंबर्स होंगे नॉन ऑफिशियल। ओके, सो अगेन रिमेंबर इन 18 काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 there was still official majority in legislative assembly or legislative, you could also say council. Okay, next जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, कुछ जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं जहां तक अगर वो they were nominated and they were now, इससे पहले हमने देखा था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स were nominated by Viceroy, but this time under Council Act of 1892 who is not nominating them? पहले कौन नॉमिनेट कर रहा था? Viceroy। कौन नॉमिनेट कर रहा है? बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ओके, सो प्लीज रिमेंबर फॉर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जब हम बोलते हैं ना तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव काउंसिल, आप इसको ऐसे ही ले लीजिए जैसे पार्लियामेंट हो गया एक तरफ आपका और एक स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, वैसे ही। सो पार्लियामेंट जैसे क्या हो गया? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, और स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, सो फॉर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले वाइसरॉय करता था नॉमिनेट, अब कौन कर रहा है? बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, दे नॉमिनेट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स फॉर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, नेक्स्ट जो लोग फॉर द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके लिए कौन? पहले गवर्नर नॉमिनेट करता था, अब कौन कर रहा है नॉमिनेट? अब कर रहा है लोकल बॉडीज। नाउ लोकल बॉडीज आर नॉमिनेटिंग, लोकल बॉडीज जैसे म्युनिसिपैलिटीज या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये ऐसी लोकल बॉडीज है जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ओके, म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। सो इस टाइप की जो लोकल बॉडीज है, दे वर नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, इसके अलावा इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी बोथ प्रोविंस की और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके फंक्शंस और पावर क्या कर दिए गए? इंक्रीज। जैसे अब वो बजट को डिस्कस कर सकते थे, नाउ दे कुड ओनली डिस्कस बजट। रिमेंबर, दे अंडर 1892 एक्ट दे कुड ओनली डिस्कस बजट, वो उस पे बजट पे वोट नहीं कर सकते थे। ओके, एंड दे कुड ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस मतलब बेसिकली दे कुड आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो एग्जीक्यूटिव या गवर्नर जनरल उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके बारे में वो पूछ सकते थे। ओके,
नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, राइट, मोर पॉपुलरली नोन एज मोर्ले-मिंटो रिफॉर्म्स. Okay, and who was Morley? Morley was Secretary of State, and who was Minto? Minto was Viceroy. देखिए, हमेशा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम क्यों पहले लिखा गया? बिकॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ज्यादा पावर है. वाइसरॉय इज अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. ओके, सो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैन वाइसरॉय के ऊपर है वो, राइट, इन अथॉरिटी. दैट्स व्हाई वाइसरॉय का नाम बाद में आया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम पहले. अगेन व्हाट हैपेंड हियर, जो साइज था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बोथ एट सेंटर एंड एट प्रोविंसेस इंक्रीज कर दिया गया. ओके, और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो की गई कि अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पे अब नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आ गई. ओके, सो प्लीज रिमेंबर कि when non-official majority was introduced in provincial legislative council in council act, Indian Councils Act of 1909. okay, और बट क्या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी? नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में देयर वाज नो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी. इसके अलावा मोर फंक्शंस फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो अगेन ऑलरेडी जैसे मैंने आपको कहा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इंक्रीजिंग पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो और क्या पावर्स दे दी गई? पहले बस वो बजट को डिस्कस कर सकते थे, अब वो उस पर रिजोल्यूशंस भी मूव कर सकते. ओके, ऑन बजट एज वेल एज एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ चीजों पे वो रिजोल्यूशंस, कुछ लिमिटेशंस हैं उनकी, जैसे आर्म फोर्सेस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, इंडियन स्टेट्स, ऐसे जो मैटर्स है उन पे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स रिजोल्यूशन नहीं मूव कर सकते थे. ओके, एंड ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, व्हेन वाज इलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? सिस्टम ऑफ इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस किया गया? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. प्लीज रिमेंबर इट. सो इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय इंडियन काउंसिल एक्ट 1909. इंट्रोड्यूस्ड इलेक्शंस. ओके, इसके अलावा और बट हियर यू मस्ट रिमेंबर, देखिए ये इलेक्शंस वैसे नहीं है जैसे आज होते हैं. यहाँ पर फ्रेंचाइज वॉज वेरी मच लिमिटेड फ्रेंचाइज. ओके, फ्रेंचाइज वॉज वेरी मच लिमिटेड. देयर वॉज ऑल्सो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. ओके, सो यू ऑल मस्ट नो दिस कि सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब बेसिकली इट मीन्स दैट कि जो काउंसिल्स हैं उनमें मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व होंगी, एंड ऑन दैट सीट सिर्फ मुस्लिम्स ही इलेक्ट हो सकते हैं, प्लस उनको इलेक्ट भी मुस्लिम्स ही कर सकते हैं. ओके, non-Muslims cannot vote for Muslims to be elected on the seats reserved for Muslims. So this was what is meant by separate electorates, and because of this provision, Lord Minto was known as father of communal electorates. Father of communal electorates. Okay, who was father of communal electorates? Lord Minto. Okay, so please remember another important feature. Please आप ध्यान में रखिए इसको कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1909. और सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब कि ऑन सीट्स रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स ओनली मुस्लिम्स कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. ओके, सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट कर पाएंगे कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन हो उनके लिए रिजर्व सीट पे. ओके, नेक्स्ट है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन. इसके अलावा फॉर अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम कुछ सीट्स प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशंस, चेंबर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज और जमींदार्स के लिए कुछ सीट्स उनके लिए भी रखी गई थी ताकि उनके लिए भी एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाए. ओके, एंड लास्टली अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अभी तक आपने देखा क्या कि इंडियंस को कहां एंट्री दी गई? इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री दी गई. ओके, जहां लॉ मेकिंग का फंक्शन है. और आप जानते हो क्यों दी गई? क्योंकि इन रियलिटी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल इतनी पावरफुल नहीं थी, बहुत लिमिटेड पावर्स थी. प्लस वो लिमिटेड पावर्स में भी जो गवर्नर था उसके पास पावर थी, वो कई बार उसको ओवर रूल कर सकता था, वीटो कर सकता था. उनको कुछ भी लॉ अगर लाना होता था तो गवर्नर की प्रायर सैंक्शन चाहिए होती थी. तो इस तरीके से बहुत ही लिमिटेड पावर्स थी. बट फॉर फर्स्ट टाइम जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहां पर इंडियंस की एंट्री फर्स्ट टाइम इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज थ्रू दिस एक्ट. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मेड अ प्रोविजन फॉर एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल. मतलब एक इंडियन को जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें एंट्री मिलेगी. ओके, एंड द फर्स्ट पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय वाज
Satyendra Prasad Sinha, and he was law member. Okay, so again, first time Indian entry to Executive Council under the Indian Council Act 1909. Okay, please keep this in mind. अब नेक्स्ट हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ओके, 1919, और उसके बाद 1935. ओके, एंड दिस वाज आल्सो नोन एज Montagu Chelmsford reform. Again, Chelmsford was viceroy and Montagu was secretary of state. Okay, just a second. Right, so under this act, again this is like an important one. ये जो लास्ट दो है 1919 और 1935, इन दोनों एक्ट्स में काफी सारे प्रोविजन है. देयर आर मेनी प्रोविजन इन दिस एक्ट जो आप सीधा देख सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होते हैं. ओके, सो प्लीज इसके प्रोविजंस को अभी ध्यान में रखिए, और आगे जाके जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे देन यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ से कौन से प्रोविजंस क्लियरली वहां रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. इनफैक्ट एक बार एक क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में कि जो अभी डिवीजन ऑफ पावर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करंटली, जो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स है, वो कौन से एक्ट से लिया गया है. ओके, उसमें वो 3-4 एक्ट दिए गए थे, उसमें ये भी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दोनों. ओके, सो प्लीज इसके प्रोविजंस बड़े ध्यान से देखिए. प्लीज सी दिस प्रोविजंस विद ग्रेट केयर, क्योंकि यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ दिस प्रोविजंस आर क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो फर्स्ट प्रोविजन वाज डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस. तो बेसिकली अब क्या हो रहा था, आप देखा होगा कि हम मूव कर रहे थे डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोविंसेस के ऊपर अपना कंट्रोल रिलैक्स कर रही थी. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट वाज रिलैक्सिंग इट्स कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस. ओके, जो सेंटर था इट वाज रिलैक्सिंग इट्स कंट्रोल ओवर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो सब्जेक्ट्स थे कि क्या क्या इन व्हाट एक्टिविटीज इज द डोमेन ऑफ सेंट्रल, और क्या एक्टिविटी जो प्रोविंशियल का डोमेन है वो सेपरेट किया गया था. और दो सब्जेक्ट्स थे, देयर वर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स एंड देयर वाज सेंट्रल सब्जेक्ट्स. ओके, सेंट्रल सब्जेक्ट्स. तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स थे जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो गवर्नर जनरल है, वॉइसरॉय है विच इज काउंसिल्स, उनकी अथॉरिटी थी, जिसमें जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी अथॉरिटी होती है. ओके, जबकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में गवर्नर और उसकी काउंसिल की, हर प्रोविंस के गवर्नर और उसकी काउंसिल की अथॉरिटी होती है. प्लस साथ ही साथ जो उस पर लॉ बनाने की भी पावर किनकी होगी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उनकी. ओके, सो देयर वाज डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट. सो फर्स्ट टाइम सेंटर और स्टेट के बीच में सब्जेक्ट्स का डिवीजन कब हुआ, इन 1919 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. ओके, प्लस बजट भी सेपरेट कर दिए गए, सेंटर और प्रोविंसेस के बजट भी सेपरेट कर दिए गए. ओके, अब प्रोविंस अपना खुद का बजट बना सकते हैं एंड दे कुड पास देयर ओन बजट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस के लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया डायआर्की. अब ये डायआर्की थोड़ी समझने वाली बात है. सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताया कि जो सब्जेक्ट्स है उसको प्रोविंशियल और सेंट्रल में डिवाइड किया गया. ओके, और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को और दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, किसमें, ट्रांसफर्ड एंड दूसरा रिजर्व्ड. ओके, सो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स. और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे दे वर इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था, दे वर एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स who were responsible to the legislature. Okay, so इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था it was done by governor on advice of ministers who were responsible to provincial legislature. Okay, provincial legislature. Okay, अगेन यहां पर रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या हुआ, व्हाट डज बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मीन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नर एडवाइस. सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उस पे गवर्नर को वो एक्शन लेना है
जो उसको वो मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं। ओके, और ये मिनिस्टर्स कहां से अपॉइंट होते हैं? ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उन्हीं में से कुछ लोग मिनिस्टर्स बनते हैं। ओके, उन्हीं में से कुछ लोग मिनिस्टर्स बनते हैं और वो मिनिस्टर्स गवर्नर को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे एडवाइस करेंगे कि आपको ये एक्शन लेना है, और गवर्नर को इट वाज एक्सपेक्टेड दैट गवर्नर वुड फॉलो दैट, ऑल्दो रियलिटी डिफरेंट है, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी जो सेटअप था डायरकी का वो ये था कि गवर्नर फॉर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वुड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स कौन? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से बन के आए हैं। ओके, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर सब है उनमें से ही कुछ लोग मिनिस्टर्स बनते हैं। ओके, सो गवर्नर वाज टू बी एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ दोज मिनिस्टर्स एंड दोज मिनिस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल। सो रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये हुआ कि दे कुड बी removed, so they could be removed by legislature। वो लेजिस्लेचर उनको हटा सकता है। ओके, या लेजिस्लेचर में उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपने इस चीज पे ये एडवाइस दी, ऐसा एक्शन क्यों लिया। ओके, एंड दे हैव टू गिव आंसर। सो अगेन आप देख रहे हो, हमने एक और ट्रेंड क्या बताया था मैंने आपको? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ओके, सो देखिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। और जहां तक अब आपका जो दूसरा था रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स की बात आती है, सो दिस वाज बाय गवर्नर विथ गवर्नर, गवर्नर इन सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर करता था विथ हिज काउंसिलर्स। जो इसके काउंसिलर्स थे हु वर नॉट रिस्पॉन्सिबल, टू लेजिस्लेचर। मतलब इन सब्जेक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे लेजिस्लेचर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था, ना उनको लेजिस्लेचर हटा सकता था। ओके, तो कैसे सब्जेक्ट्स थे? जिसे ट्रांसफर्ड में दे दिया लोकल गवर्नमेंट, और रिजर्व में कैसे? रिजर्व में दे दिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक फाइनेंस। इनफैक्ट आगे आप देखोगे दिस वाज वन ऑफ द की प्रॉब्लम्स कि डायरकी फेल हुआ था। ओके, डायरकी हैड फेल। ओके, यू विल सी इट अहेड कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो रिजर्व में ही रख दिए गए और जो लेस इंपॉर्टेंट थे वो ट्रांसफर्ड में डाल दिए गए। नेक्स्ट है बाइकैमरलिज्म। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बाइकैमरलिज्म मतलब टू हाउसेस। सो बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहां पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वहां बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब एक अपर हाउस था और एक लोअर हाउस था। ओके, देयर वाज एन अपर हाउस एंड देयर वाज एन लोअर हाउस। ओके, अपर हाउस के मेंबर्स क्या? अपर हाउस में बेसिकली इट वाज रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट्स। ओके, लोअर हाउस में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल जो इलेक्शन के थ्रू आते थे। ओके, 1909 में इलेक्शन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और उस इलेक्शन के थ्रू जो आते थे वो लोअर हाउस में आते थे। ओके, सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय बाइकैमरलिज्म। ऑल्सो डायरेक्ट इलेक्शंस। सो अब जो मेंबर्स थे अपर हाउस लोअर हाउस, प्लीज रिमेंबर दिस, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड थे। सो प्लीज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो डायरेक्ट इलेक्शंस 1919 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ओके, नेक्स्ट रिगार्डिंग वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, देखिए 6 मेंबर थे। पहले एक ही इंट्रोड्यूस किया कि एक ही मेंबर को अलाउ किया गया कि ओनली वन इंडियन कैन बी अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बट अब 6 में से 3 मेंबर्स, 3 out of 6 members should be were to be member of Indians were to be member of Viceroy's Executive Council। मतलब out of 6 members of Viceroy's Executive Council, the act mandated that 3 members will be Indians। यानी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में के 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स इंडियंस होने चाहिए। ओके, ऑल्सो जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो मुस्लिम्स के लिए दिया गया था, इट वॉज एक्सटेंडेड फॉर सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। प्लीज रिमेंबर दिस, इन 1909 एक्ट इट वाज ओनली फॉर मुस्लिम्स, फिर 1919 के एक्ट में इट वाज एक्सटेंडेड फॉर सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अगेन इसी के बेसिस पे 1926 में एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश की गई। ओके, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1926 was established on the basis of this provision only. Also it provided for appointment of a statutory commission to see कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है। ओके, कि इंडिया में जो प्रोग्रेस हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का वो कैसा है। ओके, एंड दिस कमीशन का अगर नाम आप पॉपुलरली देखोगे, इट वाज नोन एज साइमन कमीशन। ओके, साइमन कमीशन।
नेक्स्ट हम देखते हैं इस एक्ट के साथ इश्यूज क्या थे, व्हाट वर सम इश्यूज। तो सबसे पहला इशू था जो आपने यहाँ पर देखा, बेसिकली आपने यहाँ देखा कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स था सेंट्रल और प्रोविंसेस के। तो आप ये मत सोचिए ये फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन था, देखिए फेडरल नहीं था, ये सिंपली एक डिवोल्यूशन था, डिवोल्यूशन था। और अल्टीमेटली देखिए सब्जेक्ट्स डिवाइडेड थे कि ये प्रोविंसेस के ये सेंट्रल के, बट एट द एंड ऑफ द डे सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके पास पावर्स थी कि वो सारे सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है। ओके, इट हैड द पावर टू मेक लॉज ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, सो ये फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। ओके, और ऑल्सो कौन डिटरमाइन करता है कि कौन सा सब्जेक्ट इसमें है, सेंट्रल लिस्ट में है, कौन सा प्रोविंशियल में है, ये एक्ट के अंदर नहीं दिया गया था। दिस वॉज नॉट गिवन इन द एक्ट, दिस वॉज ऑन द बेसिस ऑफ वो गवर्नर जनरल डिसाइड करता था। ओके, इट वॉज डिसाइडेड बाय गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय डिसाइड करता था कि कौन सा सब्जेक्ट प्रोविंशियल लिस्ट में जाना चाहिए और कौन सा सेंट्रल लिस्ट में। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। दूसरा, देयर वाज ओवर आर्चिंग पावर्स टू गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर जनरल या जो वॉइसरॉय था उसके पास बहुत सारी पावर्स थी, बहुत सारी पावर्स थी, बिकॉज ऑफ विच ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे दे वर ऑलमोस्ट लाइक बड़े ही रबर स्टैम्प टाइप के इंस्टीट्यूशंस थे, इनका इतना इफेक्टिव नहीं थे। ओके, जैसे कई जो प्रोविंशियल बिल्स थे, देखिए प्रोविंशियल सब्जेक्ट हमने डिवाइड तो कर दिए, बट कई प्रोविंशियल बिल्स जो थे दैट नीडेड टू बी, देखिए उनको गवर्नर का एसेंट तो चाहिए ही चाहिए था, प्रोविंसेस में बिल पास होने के बाद गवर्नर का एसेंट तो चाहिए। ओके, और गवर्नर के पास उनको वीटो करने का पावर भी है प्रोविंस के, बट गवर्नर के एसेंट के बाद गवर्नर जनरल का भी एसेंट चाहिए कई बिल्स को। ओके, और इनफैक्ट कई जगह गवर्नर कुछ बिल्स गवर्नर जनरल के लिए भी रिजर्व कर सकता है। ओके, और इसके साथ नेक्स्ट, ऑन मेनी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स टू, अगर कई ऐसे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे ऑन विच अगर वहां की जो प्रोविंशियल काउंसिल है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इफ दे वांट टू इंट्रोड्यूस अ बिल ऑन दैट सब्जेक्ट, देन उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी या सैंक्शन लेना पड़ता था गवर्नर जनरल से। ओके, सो अगेन दिस वाज अ लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। नेक्स्ट, देयर वाज ओवरराइडिंग पावर ओवर सेंट्रल लेजिस्लेशन। ओके, अगेन गवर्नर जनरल के पास जो थी, ही हैड द पावर टू ओवरराइड द डिसीजंस ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे अगेन यहाँ पर क्या कि अगर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई बिल इंट्रोड्यूस करना पड़े तो उसके लिए प्रायर सैंक्शन चाहिए था। ओके, एंड ही हैड वीटो पावर्स। ओके, एंड ही हैड सच अदर पावर्स थ्रू व्हिच ही कुड ओवरराइड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अगेन आप देख रहे हो कि इन रियलिटी क्या हो रहा है, इन रियलिटी बिकॉज ऑफ दीज प्रोविजंस ये जो काउंसिल्स थी, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी सेंटर की और प्रोविंसेस की, दे वर नॉट दैट इफेक्टिव। ओके, लास्टली डायरकी फेल्ड बिकॉज ये जो डिवीजन है कि हम दो सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक बस रिजर्व वाला देखेगा, एक ट्रांसफर्ड देखेगा, तो इसमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है क्योंकि कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स इतने क्लियरली डिवाइड नहीं होते। ओके, कि कई बार कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, सो इट वाज इम्प्रैक्टिकल डिवीजन एंड दैट्स व्हाई इट फेल्ड। दूसरी चीज, कई की सब्जेक्ट्स थे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कोई भी इनिशिएटिव हम ट्रांसफर्ड लिस्ट में लें तो उसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए होगा, हमें फाइनेंस चाहिए होगा, बट फाइनेंस के लिए अगेन अप्रूवल किसके पास से चाहिए होगा, रिजर्व लिस्ट में है, तो अप्रूवल गवर्नर के पास से चाहिए होगा। सो अगेन वो सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि जबकि अगर वो उन सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर करने के लिए फिर से हमें गवर्नर के पास जाना पड़ रहा है फॉर परमिशन। ओके, सो अगेन इफ की सब्जेक्ट्स वर like in reserve list like finance, then there was no purpose behind having transferred subjects, because even to implement transferred subjects one has to go to the governor for permission क्योंकि वो reserved subjects उसके अंडर ही थे। ओके, ऑल्सो गवर्नर्स के पास भी ओवरराइडिंग पावर्स थी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में। अगेन ऐसा नहीं था कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में जो मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस पे वो एडवाइस देंगे और गवर्नर कंप्लीटली वो एडवाइस मानेगा, नहीं, ऐसा नहीं था। जैसा आज हमारे यहाँ होता है कि प्रेसिडेंट जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस देते हैं उसी पे एक्ट करते हैं, नहीं ऐसा नहीं था। तब वो एडवाइस देते थे बट गवर्नर के पास डिस्क्रिशन था और वो अपना डिस्क्रिशन कई बार यूज करता था एंड डिड नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ बीच के डेवलपमेंट्स बिटवीन 1919 एक्ट और 1935 एक्ट के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे। इनफैक्ट ये जो डेवलपमेंट्स हुए थे, दीज डेवलपमेंट्स
have shaped the Government of India Act 1935. So अगर आपको क्वेश्चन आए which of the following developments impacted the Government of India Act 1935, तो आप क्लियरली लिख सकते हो ये साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड कम्युनल अवार्ड। अगेन यहाँ पर मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट में कवर होगा, बट ब्रीफली साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी थी ऑन कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो 1919 का एक्ट था इट वाज लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ओके, ऑल्सो जो बाद में उसके बाद जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, इट गेव अ रिपोर्ट, इट यू नो सॉ दैट दिस इज द कंडीशन और एंड इट गेव अ रिपोर्ट कि आगे हमें ये करना चाहिए। साइमन कमीशन गेव अ रिपोर्ट दैट these are the things that should be done ahead, right? And on the report of Simon Commission, round table conferences हुई जो डिस्कस करना था कि what should be done ahead, कि आगे क्या कोर्स होना चाहिए फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या इंडिया में यू नो कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने के लिए, तो उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। ओके, उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज कम्युनल अवार्ड, सो इट एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू डिप्रेस्ड क्लासेस। सो ऑलरेडी सेपरेट इलेक्टोरेट्स किनके पास था? मुस्लिम्स के पास था, सिख्स के पास था, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस, इनके पास तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑलरेडी था। नाउ व्हाट दिस कम्युनल अवार्ड इंटेंडेड टू डू दैट विद इन हिंदूज देखिए यहाँ तो रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड कर दिया गया, यहाँ देखिए सबको रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड, बट नाउ कास्ट लाइंस पे डिवाइड करना चाहते थे। दे वांटेड टू डिवाइड यू नो इंडिया ऑन कास्ट लाइंस एंड विद इन हिंदूज दे give separate electorates to depressed classes को separate electorates दिया, okay, within Hindus, okay. So ultimately, but this was not, separate electorates was not implemented because of Pune Pact. Under Pune Pact, because Gandhi ji undertook a fast, and on that ultimately that fast सबको convince किया through that fast Gandhi ji that you know this thing would further divide India, and that's why instead of separate electorates क्या प्रोविजन हुआ? ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज, मतलब हिंदू सब हिंदूज के लिए सीट एक ही रहेगी, बट कुछ सीट्स जो है दे विल बी रिजर्व फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। ओके, सो ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद सीट्स रिजर्व फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। ओके, अगेन सेपरेट और ज्वाइंट इलेक्टोरेट में अगर अंतर समझना हो तो बेसिकली ज्वाइंट इलेक्टोरेट में देखिए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट में जैसे मान लीजिए 100 सीट्स आर फॉर हिंदूज, तो उन 100 में से मान लीजिए 50 डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्व कर दी गई, तो इन 50 पे सिर्फ डिप्रेस्ड क्लासेस वाले ही कंटेस्ट कर सकते हैं, बट वोट हर कोई कर सकता है। बट अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट होता था तो ये 50 पे सिर्फ डिप्रेस्ड क्लासेस वाले ही यू नो कंटेस्ट कर सकते हैं, और वोट भी इनको इलेक्ट करने के लिए सिर्फ डिप्रेस्ड क्लासेस वाले कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके, सो अब हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे, अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके प्रोविजंस बड़े ध्यान से देखिएगा, राइट, बड़ी हाई पॉसिबिलिटी है इस पे क्वेश्चन आने का। सो फर्स्ट प्रोविजन था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, एंड दिस फेडरेशन विल कंप्राइज ऑफ प्रोविंसेस, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स मिलके एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, बट इन रियलिटी इट नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, ऑल्सो यहां पर यू नो अंडर दिस एक्ट ओनली, इस एक्ट के अंडर ही यू नो द पावर्स वर डिवाइडेड इन 3 लिस्ट। ओके, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो पावर्स वर डिवाइडेड इन 3 लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, अगेन फेडरल मतलब जहां बस फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी पावर से, ओके, उन सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर करना, उन पे लॉस कौन बनाएगा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, सो उन सब पे सेंट्रल गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर से। प्रोविंशियल लिस्ट पे प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसकी पावर है। कॉन्करेंट दोनों की पावर है, प्रोविंसेस की और लेजिस्लेचर दोनों की, बट अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन प्रिवेल करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल करेगी। ओके, अगेन ये हम आगे भी सैलिएंट फीचर्स में देखेंगे तब आपको पता चलेगा, बट अगेन ये डिवीजन ऑफ पावर्स ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप डीडी बसु पढ़ोगे, बट प्लीज मत पढ़ना क्योंकि मैं वहां से लेके आपको यहाँ पर चीजें बता रहा हूँ, अगर आप डीडी बसु पढ़ोगे तो उसमें बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिवीजन ऑफ पावर्स हमारे करेंटली है, इट इज समवेयर और अदर पिक्ड फ्रॉम
here. So again, जो डिवीजन ऑफ पावर्स आई हैव टोल्ड यू, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो रिफ्लेक्ट कहां से करता है, वो यहां से लिया गया है. द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स इज टेकन फ्रॉम हियर. और ये 2000 आई थिंक 12 में क्वेश्चन आया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर है वो कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था. तो इट वाज टेकन फ्रॉम हियर. ओके, अब नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग जो यहां से नहीं ली गई थी. ओके, रेसिडुअरी पावर्स. रेसिडुअरी पावर्स क्या होता है, जो ना फेडरल लिस्ट में है, ऐसी चीजें जो ना फेडरल लिस्ट में आई, ना प्रोविंशियल लिस्ट में आई, ना कॉन्करेंट लिस्ट में आई. अगर तीनों में से किसी चीज में नहीं आई, सो दोज आर कॉल्ड रेसिडुअरी पावर्स. और ये किसके पास थी, वॉइसरॉय. इस पे वॉइसरॉय डिसाइड करता था कि इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन था इसका प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. सो प्रोविंसेस में अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब प्रोविंसेस का पूरा एक स्पीयर डिफाइन कर दिया गया. दैट मींस ये एरिया जो है पूरा प्रोविंसेस का है, इनकी लिस्ट है, इनके ये सब्जेक्ट्स है. ओके, एंड इन दो सब्जेक्ट्स अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम रहेगा. ओके, इट वाज मिनिमाइज्ड. ओके, बहुत कम था. अगेन आई वुड लाइक टू हाईलाइट, देखिए ये एब्सोल्यूट नहीं था. एब्सोल्यूट मतलब ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से ही ऑटोनॉमी दे दी गई थी कि प्रोविंसेस वर टोटली फ्री की कुछ भी करे. सर्टेनली कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी एक्सेप्शनल सिचुएशंस में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी फ्रीडम थी प्रोविंसेस को अपने उसमें लेजिस्लेट करने के लिए, अपने सब्जेक्ट्स को जैसे गवर्न करना है वैसे गवर्न करने के लिए. ओके, एंड दिस वाज डिफरेंट. दिस वाज मेजरली डिफरेंट फ्रॉम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था. वहां पे जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे दे वर डिवॉल्व. तो वहां पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल जो लेजिस्लेचर था, इट कुड ऑल्सो मेक लॉज. सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इट कुड ऑल्सो मेक लॉज और कंट्रोल द सब्जेक्ट्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. बट यहाँ अब इनका क्लियरली डिफाइंड था और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा. ओके, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. दे वुड हैव ऑटोनॉमी हियर. ओके, दैट्स व्हाट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीन. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट प्रोविंसेस. मतलब अब कोई रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट नहीं थे. डायरकी वाज अबॉलिश्ड और अब सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, पहले क्या था डायरकी थी, तो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड थे. बट अब कोई रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड का फंडा नहीं. ऑल सब्जेक्ट्स जो हैं, ऑल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, ऑल सब्जेक्ट्स विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर on advice of ministers who are again responsible to the legislature. Okay, so responsible to legislature, I hope you understand. So I hope मतलब अब completely responsible government थी. बट अगेन आगे आप देखोगे कि सर्टेन एक्सेप्शंस, हमेशा ब्रिटिशर्स अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रखते थे. जैसे कुछ एक चीज थी कि गवर्नर की अगर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उस केस में गवर्नर कैन एक्ट ऑन हिज ओन डिस्क्रिप्शन. बट अदर देन दैट गवर्नर को जो है जो वहां के मिनिस्टर्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उसके जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, उनकी एडवाइस पे ही काम करना. सो प्लीज अगेन रिमेंबर, प्रोविंसेस के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब प्रोविंसेस के लिए डिफाइन कर दिया गया कि ये उनका स्फीयर ऑफ एक्टिविटी है, इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स उनके हैं, इसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं. बस सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो इंटरफेयर करेगा. ओके, और दूसरा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब सारे सब्जेक्ट्स थे पहले, जो अब कोई रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है, देयर वर नो रिजर्व सब्जेक्ट, देयर वाज नो डायरकी, all subjects were to be administered by governor on the advice of ministers who are responsible to the legislature. Okay, next it introduced bicameralism in provinces. तो 11 provinces थे, तो 11 में से 6 provinces में it introduced bicameralism. Bicameralism means two houses. Okay, next it introduced diarchy at center. so अब diarchy provinces से abolish करके सेंटर पे, मतलब डायरकी मींस सेम थिंग, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट. ओके, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट. इट अबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया.
जो आपने देखा था 1858 एक्ट के अंदर बनाई गई थी काउंसिल ऑफ इंडिया 15 मेंबर्स की, उसको अबॉलिश कर दिया गया। उसकी जगह अब क्या किया गया कि अब कुछ एडवाइजर्स दे दिए गए, एडवाइजर्स दे दिए गए टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, it also provided for some institutions like RBI, Reserve Bank of India, Federal, Provincial and Joint Public Service Commission. So देखिए 1919 का जो एक्ट था, इट ओनली प्रोवाइडेड फॉर फेडरल, ओके, उसने सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रोविजन किया था। बट ये जो एक्ट था 1935 का, ये जो 1935 का एक्ट था, इट मेड प्रोविजन फॉर प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल्सो। सो प्लीज इसको ध्यान रखिए, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स या अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट a provision was made for which of the following, और उसमें बोल सकते हैं कि provision was made for only federal public service commission या only provincial public service commission या only joint public service commission। so please ध्यान में रखिए इसको। और lastly it also made provision for federal court कि एक federal court भी बनाया जाएगा। ओके, ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट नोट जो आपको डीडी बसु में दिया हुआ है, जो आपको जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, ओके, वो ये है कि जो साइमन कमीशन थी, out of all things it recommended for dominion status. Simon Commission had recommended for dominion status, okay, but this status was not conferred by this act. तो इस एक्ट ने डोमिनियन स्टेटस दिया नहीं डिस्पाइट साइमन कमीशन रिकमेंडिंग डोमिनियन स्टेटस। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशन इज इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पार्ट इज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ओके, अंडर दिस एक्ट देयर वाज द ब्रिटिश रूल खत्म कर दिया गया और इंडिया वाज नाउ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। मतलब अब ब्रिटिशर्स की कोई सॉवरेनिटी नहीं है इंडिया पे। ओके, ब्रिटिशर्स हैव नो सॉवरेनिटी ओवर इंडिया। राइट नाउ इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। अगेन जब हम आगे सेलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे, प्रीएम्बल पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है। इट प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली इट प्रोवाइडेड कि पार्टीशन होगा और पार्टीशन में 2 डोमिनियंस बनेंगे, पार्टीशन एंड 2 डोमिनियंस होंगे, 2 डोमिनियंस होंगे, और 2 डोमिनियंस में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास ऑप्शन है, वो किसी भी डोमिनियन में जा सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ओके, प्रिंसली स्टेट्स अंडर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वर गिवन द ऑप्शन that they can join either of the 2 dominions, India या पाकिस्तान, या they could remain independent। तभी आप देखोगे कि हैदराबाद वगैरह का जब देखोगे आगे जाके कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, बट अल्टीमेटली थ्रू पॉलिस एक्शन और थ्रू वेरियस मीन्स हमने उनको इंडिया में इंटीग्रेट किया। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ऑब्वियसली अब जब इनका जरूरत नहीं है। ओके, और वाइसरॉय को अबॉलिश करके क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस बनाया। और प्लीज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड माउंटबेटन। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज सी राजगोपालाचारी। ओके, सी राजगोपालाचारी। ओके, सी राजगोपालाचारी वाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, अगेन इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली एक बॉडी बनाई गई थी टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके 2 रोल थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और दूसरा रोल इट वाज आल्सो टू एक्ट एज लेजिस्लेचर। वो लेजिस्लेचर का भी काम करेगा, वो लॉज भी पास करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता है तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नेंस चलेगा। ओके, तब तक ये एक्ट चलेगा। ओके, लास्टली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, दे वर नाउ मियर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड्स। मतलब इससे पहले क्या होता था कि कुछ ना कुछ गवर्नर जनरल दे वर नॉट नॉमिनल हेड्स, उनके पास सिग्निफिकेंट पावर्स थी। बट अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे उनको नॉमिनल हेड बना दिया गया। नॉमिनल हेड बनाने का मतलब कि बस वो नाम के लिए हेड है, बाकी असली में हेड कौन है? जो प्राइम मिनिस्टर होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी,
दे विल बी दी हेड, या चीफ मिनिस्टर होगा दे विल बी दी हेड, ओके। और उनकी जो एडवाइस है वो इनके लिए मानना जरूरी है, ओके, दे हैव टू एक्सेप्ट दैट एडवाइस। सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास। अगेन आई वुड रिकमेंड कि कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप अपने जो डाउट का फॉर्म है, राइट, डाउट फॉर्म है उसमें लिखिए, ओके। एंड इट विल बी लाइक आप जो भी डाउट्स देंगे हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे संडे को। साथ ही साथ अगेन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर these lectures with your friends, okay, and also subscribe to our telegram channel, वहां पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे इस पे, ओके। एंड अगेन प्लीज इसको रिवाइज जरूर करिएगा, जो नोट्स मिलेंगे उसको फटाफट क्विकली एक बार देख लीजिएगा, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। क्योंकि अगर आप इसके बाद जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे आप बड़ी इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ओके, राइट। सो आगे भी सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो इतने कंटेंट से, बस आपको एक चीज करनी है, क्विक रिवीजन, ओके। ये भी आपको एक बार अगर आप ये लेक्चर ध्यान से देखते हो तो इससे भी आपकी हेल्प होती है, बट एक बार और रिवाइज करना जरूरी है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।